नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं भूटान की। और भूटान इस समय बड़ा प्रासंगिक इसलिए बना हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा है। और प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा उस समय हो रही है जिस समय दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है। और दिल्ली में बम ब्लास्ट इतने बड़े लेवल पर हुआ है, फरीदाबाद मॉडल भी सामने आया है। फरीदाबाद से कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये लोग लिंक लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब पहलगाम हुआ था तो उस समय भी प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर थे। हालांकि पहलगाम के बाद वो तत्काल अपनी विदेश यात्रा रद्द करके, जहां तक मुझे याद है सऊदी अरेबिया में थे, वहां से अपनी ऑफिशियल यात्रा रद्द करके तुरंत तत्काल दिल्ली वापस आए थे। लेकिन अभी ये अटकलें लगाई जा रही कि प्रधानमंत्री आज जाने वाले थे या प्रधानमंत्री निकलने वाले थे या निकल गए थे और उसी समय पर दिल्ली में ये ब्लास्ट होता है। ये संयोग है, प्रयोग है, बिहार चुनाव है, ऐसी बहुत सारी अटकलें लगाने की कोशिश की जा रही है। जहां तक मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री के जो प्रवास हैं वो ऐसा नहीं है कि आज कल में तय होते हैं। प्रधानमंत्री के प्रवास बहुत पहले से तय होते हैं। और चूंकि वहां चौथे राजा का जो सालगिरह है, या मैं कहूं कि उनकी जयंती है, चौथे राजा की सालगिरह, उनके जन्मदिन की सालगिरह पर वहां कुछ कार्यक्रम है। और इसके अतिरिक्त एक हाइडल प्रोजेक्ट भी उनको वहां शिलान्यास, उसका उद्घाटन करना था। और वहां पर कुछ जो राष्ट्रीय बैठक है, वो राष्ट्रीय बैठक से मतलब उनका ऑफिशियल बजट है, ये बहुत पहले से, सालों पहले से तय होती है। इसलिए इसको इनके साथ लगाकर देखना, ये सिर्फ अपोजिशन कर सकता है जिसको देश की चिंता नहीं, जिसको प्रैक्टिकली चीजों का या तो ज्ञान नहीं है या फिर वो देश को बरगलाना चाहते हैं, देश के साथ गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पहले यह जानना आवश्यक है कि प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा के पीछे का राज क्या है, क्या कारण है। उससे पहले हमको यह जानना पड़ेगा कि भूटान का अस्तित्व क्या है, भूटान के विषय में भूटान भारत का संबंध क्या है, भूटान का अंग्रेजों के समय संबंध क्या हुआ करता था, भूटान के साथ नेहरू जी का जो समझौता था, जब वो वहां रास्ते नहीं हुआ करते थे, गधे घोड़े पर चलकर वो वहां पर गए थे, उस समय क्या एग्रीमेंट करके आए थे, फिर उनके ही वंशजों ने 2007 में क्या पाप किया भारत के साथ, ये भी हमको अभी विचार करना पड़ेगा। और अभी मोदी जी के 2014 में बैठने के बाद आखिर भूटान की नई स्थिति क्या पैदा हो रही है। नेपाल के साथ हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि सरकार गिर चुकी है जिसने अपने नए नक्शे पास किए थे। लेकिन अभी भूटान की स्थिति एकदम अलग है। मैं आपको यह भी बता दूं कि आजादी के समय पर, जिस समय हम स्वतंत्र हुए थे, उस समय अंग्रेजों का शासन भारत में हुआ करता था। और अंग्रेजों के शासन के समय पर भूटान की विदेश नीति भारत सरकार के पास हुआ करती थी, भूटान की डिफेंस भी भारत सरकार के पास हुआ करती थी। यानी कि उस समय ब्रिटिश इंडिया के पास संपूर्ण रूप से विदेश नीति हुआ करती थी। भूटान में अंग्रेजों ने अपनी सत्ता सिर्फ इसलिए स्थापित नहीं की थी जीतने के बाद, या मैं कहूं कि उसको जीत सकते थे, क्योंकि भूटान एक बहुत छोटा सा भूभाग है जहां पर आज भी 7 से 7.5 लाख लोग की आबादी है। जिस देश में 7.5 लाख की आबादी हो, आप सोच लीजिए हिंदुस्तान के अंदर एक विधानसभा में 7 लाख की आबादी होती है, वो पूरे देश में, या मैं बहुत ज्यादा कहूं तो एक लोकसभा में 7 लाख वोट नहीं पड़ता। विधानसभा में 7 लाख की आबादी होती, 3-4 लाख वोट होता है और उसी में हार जीत होती है। वो भूटान जो इतना बड़ा सा है, इतना छोटा सा हिस्सा है, उस भूटान में अंग्रेजों ने उनकी विदेश नीति अपने हाथ ले ली थी, उनकी वो अपने हाथ, डिफेंस अपने हाथ में ले ली थी, कम्युनिकेशन उनको फ्री छोड़ा था। आखिर अंग्रेज क्यों नहीं बाकी प्रिंसली स्टेट की तरह उन पर कब्जा कर पाया या किया? उसका कारण था कि अंग्रेज को लगता था कि वहां कुछ उगता नहीं है और वहां से कोई उनको खतरा भी नहीं। उस समय जो नेशनलाइज चाइना हुआ करता था, उनसे कोई खतरा भी महसूस नहीं होता था। जम्मू कश्मीर में उनको खतरा महसूस होता था, गिलगित बाल्टिस्तान उन्होंने अपने पास से लीज पर लिया हुआ था महाराजा हरि सिंह से। लेकिन भूटान में उनको कोई खतरा नहीं लगता था, इसलिए भूटान की सत्ता को उन्होंने अपने हाथ में नहीं लिया था। जम्मू कश्मीर और बाकी राज्य जो हैं वो ब्रिटिश इंडिया के हिस्से हुआ करते थे, इंडिया के हिस्से हुआ करते थे। इंडिया की परिभाषा में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की परिभाषा में आते थे। भूटान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की परिभाषा में नहीं आता था, भारत नहीं था भूटान, ऐसा अंग्रेजी दस्तावेज भी कहता है। लेकिन उसके एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस अपने पास रखना, यह अपने आप में एक स्ट्रैटेजिक चाल थी। अंग्रेज ये मानकर चलता था कि वहां पर चूंकि उसको कोई लाभ नहीं है, दादा भाई नौरोजी को याद करोगे, वो कहते थे अंग्रेज यहां कोई आपके लिए पालन पोषण या सत्ता स्थापित करने नहीं आया, आपके भारत
को बनाने नहीं आया, अंग्रेज केवल यहां लूटने के लिए आया है। तो चूंकि वो लूटने के लिए आया था और भूटान से उसको कुछ मिलता नहीं है, इसलिए भूटान को उसने स्वायत्त छोड़ा हुआ था। यहां तक कि भूटान को वो कॉम्पनसेशन दिया करता था, अपनी सेनाएं वहां पर रखा करता था और भूटान को कॉम्पनसेशन के रूप में दिया करता था। वो आज भी वैसा ही जारी है। भूटान दक्षिण एशिया का एक छोटा सा हिमालयी राज्य है जो भारत और चीन के बीच में स्थित है। इसे आधिकारिक रूप से ब्रुक कुल ड्रैगन का देश कहा जाता है। भूटान कभी किसी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं रहा और यह दुनिया का एकमात्र देश है जो आज भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र और संप्रभु है और लैंड लॉक्ड है। उसका कारण यह है कि उसकी डिफेंस और उसका एक्सटर्नल अफेयर्स भारत के पास रहा। अगर ना होता तो चीन ने डोकलाम में पिछली बार यह दिखाया था कि वो क्या करना चाहता है। डोकलाम में वो रोड बनाना चाहता था। चूंकि डिफेंस भारत सरकार के पास थी, इसलिए भारत सरकार ने अपनी फौजें वहां पर लगाई और भूटान की सरकार ने या भूटान नरेश ने भारत के साथ पूरी प्रतिबद्धता दिखाई थी और यह कहा था कि भूटान की सीमा पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण चीन तो एटलीस्ट नहीं कर सकता और वो यहां तक कि भारत से पूछे बगैर कोई स्टेप नहीं लेंगे, ये वहां के राजा ने तय किया था। हालांकि भूटान 7वीं शताब्दी के तिब्बत से कुछ लोग आए थे जिन्होंने भूटान को बसाया था, तिब्बत के रहने वाले थे। बाद में 746-42 में भारतीय बौद्ध गुरु पद्म संभव, जिसको रिम्पोंचे गुरु रिम्पोंचे कहा जाता है, भूटान आए थे। उन्होंने ही भूटान में नए शासन, नए संप्रदाय की नींव रखी थी। आज भूटान में गुरु रिम्पोंचे को दूसरा बुद्ध माना जाता है। 8वीं-9वीं शताब्दी में कई तिब्बती संत और लामा भूटान आए थे, लेकिन भूटान स्वतंत्र रूप से अपना काम करता रहा था। भूटान पर किसी का कभी प्रभुत्व नहीं रहा। यह अलग बात है कि 17वीं शताब्दी तक भूटान में कोई एकीकृत राज्य नहीं था। पूरा देश छोटे छोटे घाटियों में बसा हुआ था और लोग स्वतंत्रता से रहते थे। लेकिन इस काल में द्रुकपा कांगजू संप्रदाय का प्रभाव था। भूटान का एकीकरण 1616 में तिब्बत के से आए लोगों, जब उन पर हमले शमले हुआ करते थे, तब लोगों ने अपने आप को एकत्रित किया। हालांकि भूटान आज की तारीख में 1907 में भूटान के सभी पेनलोप यानी कि प्रांतीय गवर्नर और जनता ने सर्वसम्मति से उगेन वांगचुक को पहला वंशानुगत राजा घोषित किया। दुग ग्लाल्पो चुना। इसी के साथ वांगचुक राजवंश की शुरुआत हुई, यानी कि भूटान ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कि उनको कोई कब्जा न कर ले, वो सभी गवर्नर्स ने अपना एक राजा चुन लिया और एक अलग राज्य बना लिया। हालांकि भूटान के प्रथम राजा उगेन वांगचुक 1907 से लेकर 1926 तक बैठे। ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ब्रिटिश इंडिया से उन्होंने संधि की थी। इसके साथ स्वतंत्रता सुरक्षित की गई थी। हालांकि दूसरे राजा जिंगमे वांगचुक जो 1926 में बैठे थे, देश को स्थिरता दी। अंग्रेजों के साथ ट्रीटी एक्सटर्नल अफेयर्स को लेकर थी, यानी कि विदेश नीति अंग्रेजों के पास रहेगी और सुरक्षा अंग्रेजों के पास रहेगी, ब्रिटिश इंडिया के पास रहेगी, ये पहले तय हो चुका था। हालांकि 1910 में हम सब जानते हैं कि उधर एक बड़ा संघर्ष हुआ और 1910 में ही नेपाल से भी ब्रिटिश इंडिया का एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें बहुत बड़ा भूभाग अंग्रेजों ने अपना यानी कि हिंदुस्तान का नेपाल को दे दिया था और इसी प्रकार से भूटान के साथ भी उन्होंने एग्रीमेंट किए। हालांकि उनके जब तीसरे राजा 1952 में बैठे, जिनका नाम जिग्मे दोरजी वांगचुक है, जो 1972 तक गए, उन्हें आधुनिक भूटान का जनक कहा जाता है। 1960 से लेकर 1970 में के दशक में सड़कें, स्कूल, अस्पताल बनवाए गए। 1971 में भूटान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य भी बन गया भारत के सहयोग से। चौथे राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक, जो कि अभी जीवित हैं, 1972 से लेकर 2006 तक बैठे। जब वो बैठे थे तब उनकी आयु केवल 17 वर्ष की हुआ करती थी। विश्व प्रसिद्ध ग्रास नेशनल हैप्पीनेस की अवधारणा उन्होंने ही दी थी। 1990 के दशक में दक्षिणी भूटान से नेपाल मूल के लोग बड़ी संख्या में निष्कासित किए गए थे। 2006 में स्वेच्छा से उन्होंने गद्दी त्याग दी और आज के राजा जो 2006 में बैठे, आज के राजा पंचम राजा जिंगमे खेसर नामग्याल वांगचुक इस समय बैठे हुए हैं। 2008 में भूटान ने अपना पहला संविधान अपनाया, लोकतांत्रिक तरीके से वो लागू किया। बहुत लोकप्रिय राजा के रूप में उनको जाना जाता है, पीपल्स किंग के रूप में वो बैठे हुए हैं। 2011 में भारतीय अभिनेत्री जेत्सुन
पेमा से उन्होंने विवाह किया। भारत भूटान के संबंधों के विषय में अगर हम बात करते हैं तो 1949 में भारत भूटान में मैत्री संधि हुई, जो कि 2007 में दोबारा नवीनीकृत हुई। 1949 से पहले, याद रखिएगा 1947 में हम आजाद हो गए थे, 1947 के बाद पटेल ने भूटान को पत्र भेजा था। हमने जब रियासतों को इकट्ठा करना शुरू किया तो भूटान में विदेश मंत्रालय काम कर रहा था, ना कि होम मिनिस्ट्री। इसलिए क्योंकि भूटान देश के रूप में अलग से संरक्षित था, बाकी प्रिंसली स्टेट्स इंडिया की परिभाषा में आती थी, भूटान इंडिया की परिभाषा में नहीं आता था। इसलिए भूटान में 1949 में नई संधि नई सरकार ने की और भारत ने भूटान के सभी बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनवाने शुरू कर दिए और भूटान की विदेश नीति भारत के लिए अहम भूमिका में थी। इसलिए अब हमने ये कहा 1949 के बाद ये कहा कि भूटान स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय ले सकता है, लेकिन भूटान भारत की सलाह मानने के लिए बाध्य होगा। ये 1949 की ट्रीटी थी जो नेहरू जी करके आए थे, घोड़े पर बैठकर गए थे। वर्तमान स्थिति यह है कि 2007 में केंद्र सरकार ने, जो कि मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में थी, 2007 में हमने ट्रीटी को रिव्यू किया और उस ट्रीटी को रिव्यू करते हुए भूटान को पूरा स्वतंत्र, उनकी विदेश नीति के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया। 1949 की ट्रीटी में भूटान स्वतंत्र नहीं था। भूटान की 1949 से पहले जो 1907 की ट्रीटी हुई थी उसके अनुसार पूरी विदेश नीति केंद्र सरकार यानी कि ब्रिटिश इंडिया के हाथ में हुआ करती थी। लेकिन 49 में हमने ये कहा कि तुम्हारी विदेश नीति स्वतंत्र होगी, लेकिन भारत की सलाह मानने के लिए बात हो। पर 2007 में जब हमने रिव्यू किया तो उसकी विदेश नीति पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दी और उस स्वतंत्रता के साथ हमने ये कहा कि हम तुम्हारी विदेश नीति में इंटरवेंशन तो छोड़ दिए, आप हमारी सलाह लेने के लिए भी बाध्य नहीं है, आप हमसे सलाह ना मांगे, अपना काम करें, कोई समस्या नहीं है। ये उस समय तय हुआ था। अगर 1949 की ट्रीटी का आर्टिकल 2 पढ़ते हैं तो ये बात क्लियर करती है। इसके साथ ही भूटान को 5 लाख रुपए वार्षिक अनुदान देने की भी बात हमने उस समय कही थी। दोनों देश एक दूसरे के क्षेत्र में बिना पासपोर्ट वीजा के आएंगे जाएंगे, ऐसा तय किया था। भारत ने 1910 की संधि के तहत मिलने वाली सभी भूमि जो द्वार क्षेत्र हमारे पास था, भूटान को वापस कर दिया था। अंग्रेजों ने जो ले लिया था वो हमने 1910 में उनको वापस कर दिया था। यह संधि 1910 की संधि की ज्यादा समानता वाली थी। अब भूटान को मार्गदर्शन लेना था, न कि पूरी विदेश नीति को सौंपना। 1958 का महत्वपूर्ण घटनाक्रम आया। 1958 में नेहरू जी पहली बार भूटान की आधिकारिक यात्रा पर गए। तब वो घोड़े और पैदल चलकर गए थे क्योंकि तब सड़कें भूटान में नहीं बनी हुई थी। नेपाल ने भूटान की संसद में नेहरू ने भूटान की संसद में एक ऐतिहासिक भाषण दिया था और भारत भूटान की स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा अपने ही हित में करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। इसके साथ ही उसी समय पर, लगभग उससे पहले, नेपाल का राजा जब भारत में अधिमिलन करना चाहता था तब भी नेहरू ने कहा था हम बफर स्टेट की तरह तुम्हें देखते हैं, तुम्हारी संप्रभुता हम वैसे ही बख्शोण रखेंगे। इसके अतिरिक्त 1949 में एक और बड़ी घटना हुई थी जब कम्युनिस्टों ने चीन पर कब्जा करने के बाद तिब्बत पर हमला कर दिया था और तिब्बत, मतलब कम्युनिस्ट बैठ गए थे और फिर बाद में तिब्बत पर जब उन्होंने हमला किया, तिब्बत भी भूटान की तरह हमारा प्रोटेक्टरेट होता था। तिब्बत की एक्सटर्नल अफेयर्स की जिम्मेदारी और तिब्बत की भी उस समय डिफेंस की जिम्मेदारी भारत, ब्रिटिश इंडिया को हुआ करती थी, लेकिन तिब्बत को स्वतंत्र छोड़ दिया था और भूटान को भी स्वतंत्र छोड़ दिया था। तिब्बत पर कब्जा कर लिया चीन ने और नतीजा निकला कि तिब्बत के लोग जो हमारे निर्भर हुआ करते थे वो हमारे यहां हिमाचल में आकर बसे। दलाई लामा और उनकी पूरी टीम हमारे यहां आकर उसने शरण ली, लेकिन हमने वहां कोई स्टेप नहीं लिया, जबकि चीन नया नया वहां शासक बना था। चीन मतलब कम्युनिस्ट चीन नया नया शासक बना था। हम चाहते तो वैसा कर सकते थे और हमको जो स्वतंत्र भारत मिला था वो भारत अंग्रेजों के द्वारा मिला था, जिसकी डिफेंस नीति पर ही उन्होंने सारे संसार पर राज्य किया था। लेकिन हम फिर भी तिब्बत गवा बैठे थे और नेपाल को हम लेने से मना कर चुके थे, लेकिन भूटान को भी हमने उनकी नीति से स्वतंत्र कर दिया था। केवल हमारी सलाह लेने के लिए वो सलाह लेंगे, ऐसा हमने उसमें कहा था। भूटान की स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा के नाम पर नेहरू जी ये ट्रीटी करके आए थे। 2007 में, जैसे मैंने कहा, पुराने आर्टिकल 2 को पूरी तरह हटा दिया गया।
यानी कि अब पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। भारत की सलाह लेना अब उसके लिए जरूरी नहीं है। दोनों देशों की सुरक्षा एक दूसरे के लिए संभव है, ऐसा हम कहेंगे। वर्तमान स्थिति 2025 की भूटान की यह है कि 9000 मेगावाट से ज्यादा के हाइड्रो प्रोजेक्ट नेपाल में हमने लगा रखे हैं। भूटान में हमने लगा रखे। जहां पर मैंने नेपाल बोला वहां भूटान कर लीजिएगा, खुद ही हो सकता है गलती से निकल गया। चुक्खा, ताला, कुरी गोंगरी और मंगलदेई पुनत्सांगचू 1 और 2 ये बड़े प्रोजेक्ट हैं जो हम करते हैं। एक बात और है कि लगभग 5000 से 6000 करोड़ रुपया हर वर्ष, फिर से सुनिए, 5000 से 6000 करोड़ रुपया हर वर्ष हम उनको देते हैं। ये पैकेज 12वीं पंचवटी योजना से लागू है। सीमा पर भारत की सेना तैनात रहती है, लेकिन सेना के नाम पर नहीं रहती, इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम के नाम से रहती। IM ट्रैट उसको कहते हैं। भूटान ने 2017 के डोकलाम विवाद के दौरान भारत ने जो स्टेप लिए उसका भरपूर समर्थन किया था। भूटान में जो भूटान की करेंसी है गुट्रुम, उसको भारत की करेंसी से मान्यता है, यानी कि भारत का रुपया वहां पर चल सकता है। भारत के रुपए से हम वहां खरीद फरोख्त कर सकते हैं। अभी जो मोदी जी वहां पर गए हैं वो एक हाइड्रल प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने गए हैं और चौथे राजा का जन्मदिन है, उनका कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। हमारी सेना के 7000 से 8000 लोग वहां पर रहते हैं और उनकी सेना भी इतनी ही लगभग है। कोई वायुसेना भूटान के पास नहीं है, कोई नौसेना भूटान के पास नहीं है, हल्के हथियार हैं लेकिन कोई टैंक, मिसाइल, लड़ाकू विमान भूटान के पास कुछ नहीं। 100% उनकी जो डिफेंस है वो भारत पर निर्भर करती है। अब वो अलग बात है कि हमने उनको स्वतंत्रता दे रखी है, ये भारत की नेहरू जी की दरियादिली थी। भूटान पर हमला चीन ने करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन हर बार भारत वहां पर खड़ा होता है और उनको बचाता है। 2017 में तो 73 दिन, लगभग 2.5 महीने तक भारत और चीन सेना आमने सामने खड़ी रही थी। डोकलाम का बड़ा विवाद हुआ था, कई लोग हमारे वहां पर घायल हुए थे और उनकी सेना से हमारी सेना की झड़प हुई थी। इसके अतिरिक्त चीन फिर भी उस बॉर्डर पर लगातार 10 से ज्यादा नए गांव वहां पर बना रहा है या बना चुका है उस बॉर्डर पर, लेकिन वो अपने हिस्से में बना रहे हैं, हम उनका कुछ कर नहीं सकते। वो अलग बात है कि उत्तरी घाटियां, उत्तरी भूटान जिसमें जकारलुंग और पासमलुंग घाटियां शामिल हैं, चंबी घाटी, पूर्वी क्षेत्र, ये नेपाल के विभाजन है, नेपाल के अलग अलग सीमाएं हैं। सवाल यह पैदा होता है कि चीन के साथ भूटान की अभी तक 26 दौर की वार्ता हो चुकी है, 1984 से लेकर 2025 तक। लेकिन भूटान के राजा की एक खास बात है, 2023 में भूटान के राजा और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में मुलाकात हुई थी, जिससे भारत को थोड़ी चिंता जरूर हुई। लेकिन भूटान ने साफ कहा था कि डोकलाम सहित कोई भी समझौता भारत की सहमति के बगैर नहीं करेगा भूटान ने यह भी कहा था कि उसे इस बात की फिक्र नहीं है कि उसकी सीमा का क्या होगा, क्योंकि उसकी सीमा की रक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार की है और भारत सरकार वहां सुरक्षा करती है। इसलिए वो निश्चिंत होकर वहां पर अपने कामों को अंजाम देते हैं या फिर अपने राज्य को चलाते हैं। मैं समझता हूं कि भूटान के साथ भारत के संबंध होना अति आवश्यक है, इसलिए मोदी जी वहां पर प्रवास पर गए हैं और भारत का कोई भी प्रधानमंत्री लगातार वहां पर जाता है। मोदी जी भी पिछले 11 वर्षों में चौथे प्रवास पर हैं, 4 बार वो प्रवास पर जा चुके हैं और हमारे प्रधानमंत्री और उनके प्रधानमंत्री और उनका जो राजा या रानी और जो रहते हैं वो भारत के ऑफिशियल विजिट पर आते ही रहते हैं। इसलिए जब भूटान की बात आई और भूटान से इसका लिंक लगाया गया तो मुझे लगा कि ये बात कुछ हजम नहीं होती दिखाई पड़ती। हमारा विपक्ष कुछ सोचने समझने को भी तैयार नहीं है और वो इस तरह की अनर्गल बातें सदैव से करता रहता है। बाकी आप निर्णय करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।